नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नरेंद्र मोदी इस वक्त तीसरे टर्म की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे हैं। इटली में हो रहे G7 समिट में मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मोदी की 1-to-1 मीटिंग हो चुकी है। इटली की पीएम मेलोनी से मोदी की मुलाकात हो चुकी है। वेटिकन सिटी के प्रमुख पोप फ्रांसिस ने भी गले लगाकर मोदी का स्वागत किया है। लेकिन भारत में मोदी के विरोधी G7 नहीं देख रहे। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन एक नया तिकड़म सोचने में बिजी हो गए। आप सुनकर चौंक जाएंगे। सरकार बनने के 5 दिन के बाद ही कांग्रेस पार्टी सरकार गिराने की बातें करने लगी है। मोदी विरोधियों के पास नंबर नहीं है, नंबर मोदी के ही पास है। लेकिन विरोधी सरकार गिराने का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब मेलोनी को नमस्ते कर रहे थे, ऋषि सुनक, मैक्रो और जेलेंस्की को गले लगा रहे थे, उस वक्त मोदी के विरोधी क्या कहानी बना रहे थे, कौन सी कहानी सुना रहे थे, यह रिपोर्ट देखकर आप सब कुछ समझ जाएंगे। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन तो अनेक हैं। मोदी के दोस्त कौन कौन हैं, आज पूरी दुनिया को पता चल गया। नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म में पहली बार जब G7 समिट के लिए इटली पहुंचे तो सबसे पहले मोदी से किसने हैंडशेक किया? नरेंद्र मोदी को सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर किसने कहा? इटली में मोदी की तीसरी जीत पर किसने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपने तो कमाल कर दिया। इटली में जितना क्रेज G7 समिट को लेकर दिखा, उससे कहीं ज्यादा क्रेज विदेशी राष्ट्राध्यक्षों में मोदी से मिलने को लेकर दिखा। इटली के अपुलिया में मोदी की पहली इन पर्सन मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हुई। मैक्रों ने मोदी से अपनी दोस्ती निभाई, सबसे पहले दी जीत की बधाई। मोदी मैक्रों की मीटिंग के इस फ्रेम को गौर से देखिए। मोदी ने हाथ बढ़ाया, मैक्रों ने मोदी को गले लगाया, मोदी की पीठ थपथपाई और फिर मोदी के हाथ पर हाथ रखकर दी 24 की चुनावी जीत की बधाई। इटली में मोदी की दूसरी मीटिंग ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से हुई। यहां भी बातचीत की शुरुआत कांग्रेचुलेशंस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से ही हुई। ऋषि सुनक ने आते ही सबसे पहले मोदी को गले लगाया, फिर नमस्ते मोदी कहकर वेल डन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वाला माहौल बनाया। नरेंद्र मोदी की तीसरी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से हुई। यहां भी शुरुआत नॉर्मल हैंडशेक से हुई और अगले ही पल मोदी ने जेलेंस्की को गले लगा लिया। जेलेंस्की ने भी मोदी के साथ 1-to-1 बातचीत में उनकी हैट्रिक की खूब वाहवाही की। अब आप सोचेंगे कि मोदी की तीसरी जीत में ऐसा कौन सा मैग्नेट है कि G7 समिट के लिए पहुंचा हर देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री की ओर खींचा चला आया। एक चीज नोट करने वाली यह भी है कि जब G7 के हेड्स ऑफ डेलीगेशंस का अराइवल इंडो पैसिफिक और इकोनॉमिक सिक्योरिटी वाले सेशन के लिए हुआ तो वहां भी मोदी से मिलने के लिए ही लाइन लगी रही। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में दुनिया का हर देश भारत को विश्व बंधु के तौर पर देखता है और मोदी को अपने दोस्त के तौर पर देखता है। और ऐसा क्यों है, इसका एक जवाब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में है। दूसरा जवाब भारत की बढ़ती ताकत में है और तीसरा जवाब इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के बढ़ते रोल का है। 2014 से 2024 के बीच 10 सालों में भारत की जो विदेश नीति रही, मोदी के तीसरे टर्म में उस नीति का रिजल्ट दिखने लगा है। भारत पर न सिर्फ पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ा है, बल्कि हिंदुस्तानियों को भी लगने लगा है कि मोदी की लीडरशिप में ग्लोबल ऑर्डर में भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक 63% लोगों का मानना है कि दुनिया में भारत का ग्लोबल स्टेचर बढ़ा है। 54% लोगों का मानना है कि भारत अब एक वर्ल्ड लीडर की भूमिका में आ चुका है। 55% लोगों की राय है कि भारत दुनिया का टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है और 59% का मानना है कि भारत दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर सामने आया है। यह 2024 का नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें भारत अपनी पोजीशन स्टैब्लिश कर चुका है, काफी स्ट्रांग हो चुका है और इसकी एक वजह है। मोदी से पहले भारत की विदेश नीति तटस्थ थी, लेकिन उस तटस्थता में दूरी बहुत थी। मोदी के आने के बाद भी भारत की विदेश नीति तटस्थ है, लेकिन अब भारत दूरी बनाकर नहीं, दोस्ती बढ़ाकर तटस्थ रहता है, सबको साथ लेकर चलता है और मोदी सरकार की यह विदेश नीति दूसरे देशों को काफी जंचती है। एक कालखंड था जब भारत तटस्थ था,
हम तटस्थ थे, लेकिन हमारे तटस्थ की पैरामीटर क्या था? हम तटस्थ थे किस रूप में? हमारी इस देश से भी इतनी दूरी है, उस देश से भी इतनी दूरी है, यानी मानदंड था हम किससे कितने दूर है। अब बदलाव कैसे आया है? आज भी हम तटस्थ हैं, आज भी भारत तटस्थ है, लेकिन दूरी के आधार पर नहीं, दोस्ती के आधार पर। अब हम किससे कितने नजदीकी लाए हैं। तटस्थ रहते हुए भी कभी दूरी का पैरामीटर था, आज दोस्ती को हमने पैरामीटर बनाया है। हम सऊदी अरेबिया के साथ भी दोस्ती करते हैं, ईरान के साथ भी दोस्ती करते हैं, हम अमेरिका से दोस्ती करते हैं, हम रशिया से भी दोस्ती करते हैं, फिर भी हम तटस्थ हैं। और इसलिए इन बदलावों की बारीकी को समझना ये भी उतना ही आवश्यक है। एक समय था जब लोग समान दूरी बनाकर तटस्थ थे, हम समान दोस्ती करके तटस्थ है। उस कालखंड में दूरी रखकर बचने की कोशिश की गई, आज हम दोस्ती रखकर साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत की आज की विदेश नीति, भारत की आज की अर्थनीति का बहुत बड़ा सार है। इटली में G7 समिट का आयोजन उस वक्त हो रहा है जब दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रही है। गजा से लेकर यूक्रेन तक में युद्ध चल रहा है। कई G7 देश भी घरेलू चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अमेरिका, यूके और फ्रांस में इस साल चुनाव होना है। इन तीनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की अप्रूवल रेटिंग उन्हीं के देश में काफी कम है। इकलौते मोदी ऐसे लीडर हैं जो 70% की रेटिंग के साथ नंबर 1 पोजीशन पर है और लगातार तीसरी बार जीतकर आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, बावजूद इसके भारत के प्रधानमंत्री को इटली का इनवाइट आना यह बता रहा है कि दुनिया अब भारत के साथ आगे बढ़ना चाहती है। इसकी वजह भी देख लीजिए। 2.66 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था G7 के 3 सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। IMF के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की आर्थिक वृद्धि पश्चिमी देशों से अलग है, जहां अधिकतर देशों में विकास की संभावनाएं स्थिर हैं, लेकिन भारत में ये संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। ग्लोबल प्लेयर के तौर पर उभरते भारत से दुनिया हाथ मिलाने को बेताब है। इसकी दूसरी वजह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और ऐसा क्यों है, यह समझने के लिए आपको भारत की विदेश नीति पर हुआ एक सर्वे का डेटा देखना चाहिए। 68% भारतीयों को लगता है भारत वैश्विक स्तर पर काफी स्ट्रांग हुआ है। एनडीए को सपोर्ट करने वाले 77% लोगों की राय में भारत मजबूत हुआ है। जो लोग एनडीए के समर्थक नहीं हैं, उनमें से भी 60% लोगों की राय है कि मोदी की लीडरशिप में भारत बहुत स्ट्रांग हो चुका है, ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। एक और सर्वे में सवाल था कि वो कौन सा देश है जिसका एशिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। 33% ने भारत का नाम लिया, 15% ने अमेरिका, 14% ने चीन, 11% ने रूस और सिर्फ 4% ने खाड़ी देशों का नाम लिया है। इटली की पीएम मेलोनी वेलकम करती हैं तो हाथ जोड़कर, भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करती हैं, मोदी को जीत की बधाई देती हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत हर लिहाज से, हर पैमाने पर पूरी दुनिया का फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। पोप के साथ मोदी की ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री खुद उनके पास गए, उनका हाथ पकड़ा, उन्हें गले लगाया, उनकी बातों को सुना। जो लोग मोदी को ईसाई विरोधी बताते हैं, ये तस्वीरें उनके लिए हैं। हर इंटरनेशनल समिट में मोदी के नाम का डंका बज रहा है। मोदी की 3rd टर्म वाली वापसी के चर्चे हो रहे हैं और यह समझने के लिए आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। मोदी फ्रेंडशिप वाली डिप्लोमेसी करते हैं। नतीजा यह होता है जो इस तस्वीर में दिख रहा है। मोदी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपना दोस्त बताते हैं, तब जाकर ऐसी तस्वीर दिखाई देती है। और जब इटली में ऋषि सुनक मोदी को देखते ही गले लगाते हैं, बैठकर बातचीत करते हैं, तो ब्रिटेन की सरकार जो प्रेस रिलीज जारी करती है, उसकी दूसरी लाइन में
मोदी की जीत की कहानी ही दिखती है। पढ़ लीजिए क्या लिखा है। ब्रिटेन ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर सुनक कांग्रेचुलेटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन सिक्योरिंग अ थर्ड टर्म इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। जिस वक्त दुनिया का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन को आइसोलेट कर चुका है, उस वक्त मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलते हैं। मोदी इस मुलाकात को प्रोडक्टिव बताते हैं। डायलॉग और डिप्लोमेसी से हर समस्या का समाधान करने को कहते हैं। और इसके बाद यूक्रेन जो प्रेस रिलीज जारी करता है, उसमें वो पहली लाइन से मोदी की तारीफ करता है, आखिरी लाइन में भी मोदी का शुक्रिया अदा करता है। यानी भारत तटस्थ रहकर यूक्रेन से भी दोस्ती रखता है, रूस को भी अपना दोस्त मानता है, हर झगड़े का समाधान ढूंढता है। मोदी जब मैक्रों से मिलते हैं तो प्रॉस्परस ग्लोबल ऑर्डर के लिए भारत और फ्रांस के मजबूत रिश्तों पर जोर देते हैं। किसी से बैर नहीं, सबको साथ लेकर चलना, सबसे दोस्ती रखना, यह भारत की विदेश नीति है और न्यू इंडिया की यह फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की ही देन है। इससे भारत में बैठे मोदी विरोधियों को बहुत तकलीफ हो रही है। The kind of respect and importance accorded to India and Modi ji by the host nation, probably it's Italy, which is probably why Congress is feeling uncomfortable. Bharat, under the sterling statesmanship of our Prime Minister Narendra Modi ji, has emerged as a global consensus builder, a Vishwa Bandhu. India's power, prestige and stature have risen in the global world order with Modi ji as Prime Minister. Like Kaikeyi's jealousy, Congress party is jealous and envious of how India is marching majestically on the international stage with Modi ji at the helm. देश के भीतर हो या देश के बाहर, मोदी एटीज वाली डिप्लोमेसी करते हैं, सबको कंफर्टेबल रखते हैं। लेकिन वर्ल्ड लीडर्स के साथ मोदी के इस कंफर्ट लेवल को देखकर देश के भीतर बैठे मोदी के सियासी दुश्मनों को बहुत दिक्कत होती है। और इसकी एक वजह मोदी की पॉपुलैरिटी भी है। भारत में करीब 79% यानी हर 10 में से 8 भारतीय मोदी को लेकर फेवरेबल व्यू रखते हैं, यानी मोदी को पसंद करते हैं। जबकि दुनिया के 12 देशों के 37% लोग भी मोदी पर वैश्विक मामलों में राइट डिसीजन लेने के मामले में कॉन्फिडेंस रखते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के 23 देशों में भारत को लेकर रुख सकारात्मक है और इसकी सबसे बड़ी वजह मोदी ही है। इसीलिए मोदी के विरोधी इस वक्त इतने जल रहे हैं। मोदी इटली क्या गए, G7 देशों ने मोदी का वेलकम क्या किया, भारत में बैठा मोदी विरोधी इकोसिस्टम प्रधानमंत्री की इमेज को टारगेट करने लगा। हम लोग तो उस दौर को देखे हैं कि जब प्रधानमंत्री जी विदेश में होते हैं या किसी भी दल के प्रधानमंत्री हो तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हम उस हिसाब से, लेकिन ये सारी रवायतें, परंपराएं प्रधानमंत्री जी उनकी पार्टी ने खुद ही खत्म कर दी। तो फिर क्या होता है कि जब आप पर छीटाकशी होती है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन ये तो तय करना होगा ना कि सौम्यता, शालीनता, सुचिता का जो वातावरण था वो कैसे खत्म हो गया। जब आप अपने विपक्ष को टोटी चोर, अपने विपक्ष को बिजली काट देगा, तो वो भूलते भूलते भी नफरत की वो जहर काफी वक्त ले लेता है। प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है ना, प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का एक सबसे, अगर एक वाक्य में बोलूं तो मी, माई एंड माइन, मेरा, मुझको, मुझसे। फिर वैसे व्यक्ति के समक्ष सामूहिकता की आप बात नहीं कर सकते। वो विपक्ष से संवाद नहीं करना चाहते, उन्हें विवाद ज्यादा पसंद है। तो वो अब उनके व्यक्तित्व का ये हिस्सा इतने वर्षों से रहा है, उसमें डिलीट बटन की गुंजाइश मुझे कम दिखती है। वैसे भी जो थोड़ी बहुत उनसे अपेक्षा थी, उन्होंने भैंस मंगलसूत्र मुजरा के बाद वो अपेक्षाएं भी खत्म करवा दी। देखिए, मेरा मानना है कि विदेश में भी प्रधानमंत्री जी की कोई छवि नहीं है। विदेश में मोदी जी की जो छवि है वो भारत की वजह से है। ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार था कि भारत की छवि प्रधानमंत्री की वजह से है। भारत की छवि जवाहरलाल नेहरू जी के समय में भी थी, राजीव गांधी जी के समय में भी थी, मनमोहन सिंह के समय में भी थी, नरसिंह राव के समय में भी थी। और भारत की छवि की वजह से प्रधानमंत्रियों की छवि है। भारत को अपमानित ना करें भारतीय जनता पार्टी वाले,
देश ऊपर है, प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी के जो विरोधी आज भारत की विदेश नीति की आड़ में छिपकर प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, आज उन्हें हम भारत की विदेश नीति पर हुआ सबसे लेटेस्ट सर्वे के कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहते हैं। इससे उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि मोदी को टारगेट करते करते वो कैसे भारत को ही टारगेट करने लगे हैं। दी ORF फॉरेन पॉलिसी सर्वे के मुताबिक भारत के 83% युवा मोदी सरकार की विदेश नीति को अच्छा मानते हैं। भारत के 88% यूथ को लगता है कि भारत का अगला गोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट हासिल करना है। करीब 83% युवाओं का मानना है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने अपने सारे कंसर्न्स को दुनिया के सामने अच्छी तरह प्रोजेक्ट किया। मोदी इस वक्त G7 समिट के लिए इटली में हैं। इस सर्वे में 83% यूथ का मानना है कि अब वक्त आ गया है जब भारत को G7 में परमानेंट इनवाइटी स्टेटस मिल जाना चाहिए। सर्वे के डेटा से साफ है, मोदी की लीडरशिप में भारत की विदेश नीति से देश संतुष्ट है। बस देश के भीतर मोदी के विरोधी असंतुष्ट हैं, मोदी पर हमलावर हैं। हमारी तरफ से प्रधानमंत्री जी देश के लिए जो भी G7 समिट में करना चाहते हैं उसके लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि दुनिया भर में ये इस चीज का ढिंढोरा पीटा है कि प्रधानमंत्री जी को जनता देश से हटाना चाहती है, जनता उनसे नाखुश है, उन्होंने देश को का बेड़ा गर्क करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व खोखला दिखाई दे रहा है। पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी विदेश के हर दौरे को एक इवेंट बना देते हैं जिसमें उनका अपना गुणगान हो, देश का कुछ भला हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। G7 समिट में जो अन्य देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं वो उनमें से कई सारे देशों में इलेक्शन हैं, तो ये G7 मीटिंग का जो नेतृत्व है अभी डावाडोल दिखाई दे रहा है। या तो ऐसे नेता हैं वहां पर जिनके अपने देशों में चुनाव है, और या ऐसे नेता हैं जिनको जनता ठुकरा रही है लेकिन किसी तरीके से घिसट फिसट के वो सरकार में बने हुए हैं। मोदी विरोधियों की दिक्कत ही यही है, वो ग्लोबल लेवल पर न मोदी का बढ़ता हुआ कद देखना चाहते हैं, न भारत को ताकतवर बनते देखना चाहते हैं। वो बस हर बात में विरोध करना जानते हैं। तीसरी बार मोदी की सरकार बन गई, दुनिया मोदी मोदी करने लग गई। प्रधानमंत्री के विरोधियों को सबसे ज्यादा चिढ़ इसी बात से है। क्या है, हम तो देखो एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। जरा सोचिए कि 23,33,000 बच्चे एग्जाम देने वाले हों और एग्जाम से कुछ दिन पहले एक कॉल आ जाए और सामने से कोई आपसे यह कह दे कि सेंटर पर 7 लाख रुपए लेकर आ जाओ, ब्लैंक चेक छोड़ दो, पेपर खाली भी रह जाए तो कोई बात नहीं, नंबर पूरे के पूरे आएंगे, एडमिशन टॉप कॉलेज में हो जाएगा। सच में कुछ ऐसा ही हुआ। जिस विद्यार्थी को एग्जाम देना था उसके पिताजी 7 लाख लेकर पहुंचे, दे भी दिए। विद्यार्थी को कहा कि जो सवाल ना आए उस पर गोला मत लगाना, गोला बाद में लग जाएगा। सच में ऐसा ही हुआ। नीट के पेपर में क्या क्या हुआ एनटीए अभी भी गोल गोल ही घुमा रही है, पूरा सच नहीं बता रही है। पूरा सच हम आपको बता रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या नीट के आक्रोश को शांत करना मोदी सरकार का पहला इम्तिहान है? क्या मोदी सरकार नीट के छात्रों के गुस्से को कम कर पा रही है? क्या पूरे देश में नीट के एग्जाम में हुई धांधलियों की सरकार जांच कराएगी? क्या नीट की चीट में बर्बाद हुए छात्रों को इंसाफ मिल पाएगा? हम चाहते हैं कि जो रीनीट हो रहा है वो सारे बच्चों का और रिजल्ट नहीं तो फिर से जारी हो। 67 बच्चों के 720 मार्क्स, ऐसे तो नहीं हो सकता ना सर। एक सेंटर में 6 बच्चों के 720 में से 720 जो ग्रेस मार्क्स जो मिल रहे हैं उस तरीके से बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। और 720 इतने सारे बच्चों की जो रैंक बनी है वो भी गलत है।
पटना में एग्जाम से एक रात पहले एक हॉस्टल में 20 से 25 लड़कों को नीट का पेपर सॉल्व करवाया गया। एनटीए कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ। गोधरा में पूरा का पूरा सेंटर ही सेट कर लिया गया। छात्रों के पेरेंट्स से लाखों रुपए की डील हुई, कैश और चेक बरामद हुए हैं। एनटीए कह रहा है कोई धांधली नहीं हुई। राजस्थान के भरतपुर में डमी कैंडिडेट फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहा था, पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनटीए कह रहा है कहीं गड़बड़ नहीं हुई। हरियाणा के झज्जर के एक एग्जाम सेंटर से 6 टॉपर निकलते हैं। इमरजेंसी सेट का पेपर बांटकर परीक्षा दिलवाई गई। एनटीए कह रहा है सब कुछ ठीक है। एक नहीं कई केस हैं। साफ साफ दिख रहा है कि धांधली, धोखाधड़ी, चीटिंग, सेटिंग, नीट के एग्जाम में सब कुछ चला है। लेकिन नीट करवाने वाली एजेंसी एनटीए है कि कुछ मानने को तैयार नहीं। गोधरा और पटना सेंटर को लेकर जिस प्रकार से विसंगतियां नजर आ रही हैं कि उड़ीसा के लोग भी गोधरा का सेंटर चूज कर रहे हैं, पटना में क्वेश्चन लीक, थोड़ा अनुसंधान दो अलग अलग प्रकार की खबरें आई है, उसको पूरा वहाँ की स्थानीय एजेंसियों की प्रोएक्टिवनेस के कारण ये सब समाधान ध्यान में भी आई है। उसको होने दीजिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, ये मैं उस विषय पे कोई उत्तर इसीलिए देना नहीं चाहूंगा, प्रमाण हो जाए, कार्रवाई मैं आश्वस्त करता हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। आखिर में एक सवाल, जैसी विसंगतियां हैं, क्या आपको लगता है इस मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए? देखो, ये सारे विषय कोर्ट में तो कुछ लोग हैं, देखते हैं उस विषय पे। गोधरा और पटना ये दो केस तो सामने दिख रहे हैं कि कैसे कैसे विसंगति आई है। देखो, आपने स्टडी किया है क्या? मैंने रिपोर्ट है, आपने रिपोर्ट के ऊपर क्या चर्चा करेंगे? मैंने जितना जानकारी रखा है कि दोनों के बारे में वहाँ की स्थानीय एजेंसियों ने कुछ काम किया है, कुछ प्रमाण वगैरह आए हैं, उसमें कुछ आ जाए और सारा विषय तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रहेगा। व्यवस्था को क्यों हम तोड़ें? जो पद्धति में जा रहे हैं उसको जाने दीजिए। 5 मई को पूरे देश में नीट की परीक्षा हुई। कुल 23,33,297 छात्रों ने परीक्षा दी। तब भी धांधलियों और मिसमैनेजमेंट की बहुत सी शिकायतें आईं, लेकिन तब देश में चुनावी माहौल था। चुनाव के शोर में नीट के एग्जाम में हुई गड़बड़ी की शिकायतें दब गईं। लेकिन फिर एनटीए ने 4 जून को ही रिजल्ट घोषित कर दिया। तो इस तारीख पर ही शक हुआ, क्योंकि पहले 14 जून को रिजल्ट आना था। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। तो सवाल उठा कि कहीं एनटीए अपनी गड़बड़ियां छुपाने के लिए तो 4 जून को नतीजा घोषित नहीं कर रहा। नतीजों के बाद तो उसमें साफ साफ गड़बड़ियां नजर आने लगी। इसीलिए अब पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। लाखों बच्चों को लग रहा है कि इन गड़बड़ियों की वजह से उनका भविष्य बर्बाद हो गया है। छात्रों को नीट के इस एग्जाम के रिजल्ट पर भरोसा ही नहीं रह गया है। बिहार की राजधानी पटना और गुजरात के गोधरा में जो हुआ, उससे तो यह साफ दिख रहा है कि नीट की यह परीक्षा सही ढंग से आयोजित नहीं की गई। इसमें ऐसी धांधली और गड़बड़ियां हुई हैं कि यह एग्जाम एक स्कैम लगता है। विस्तार से समझिए। और इसमें भी गोधरा तो एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। एनटीए के अधिकारी चाहें तो हमारी रिपोर्ट को देखकर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं कि ऐसे एग्जाम में धोखाधड़ी कैसे होती है। गोधरा में तो ऐसा खेल हुआ कि पूरा का पूरा सेंटर ही बिक गया। डिटेल में समझिए। गोधरा के जलाराम स्कूल में नीट का एग्जामिनेशन सेंटर था। इस सेंटर में 27 बच्चों को गलत तरीके से एग्जाम दिलवाया जा रहा था। कुल 30 से सेटिंग हुई थी, लेकिन एग्जाम देने के लिए 27 ही पहुंचे थे। यहां गुजरात के लोकल स्टूडेंट्स तो थे ही। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से भी स्टूडेंट्स आए थे। अब कोई छात्र अपने प्रदेश को छोड़कर गुजरात के गोधरा के इस सेंटर में जाकर परीक्षा क्यों देगा? क्योंकि इस सेंटर पर बच्चों को पास कराने की पूरी सेटिंग हो चुकी थी। इन सारे बच्चों के माता पिता से लाखों रुपए लिए गए थे। एक एक बच्चे की डीलिंग 10-10 लाख रुपए में की गई थी। लेकिन यह सब कैसे होना था? क्योंकि नीट में तो यह दावा किया जाता है कि बहुत ज्यादा सख्ती होती है। नकल होने का तो कोई चांस ही नहीं होता। बच्चों को तो कहीं जाने भी नहीं दिया जाता। पूरा का पूरा एग्जाम सीसीटीवी की निगरानी में होता है। यह बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। लेकिन जब पूरा सेंटर ही सेट हो तो फिर किस चीज का डर है? यहां कोई नकल नहीं होनी थी। डिटेल में समझिए कि होना क्या था। गोधरा के इस जलाराम स्कूल में नीट की परीक्षा दे रहे इन छात्रों को कहा गया था कि उन्हें जितने सवाल आते हो वो अपनी OMR यानी आंसर शीट में मार्क कर दें। बाकी सेंटर पर मौजूद लोग देख लेते।
क्योंकि एक बार एग्जाम का वक्त खत्म होने से लेकर सारी कॉपियां पैक होकर भेजने तक में 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है। एग्जाम खत्म होने के सिर्फ आधे घंटे के भीतर कई सारे बड़े कोचिंग सेंटर्स सारे सवालों की आंसर की यानी सही जवाब ऑनलाइन जारी कर देते हैं। इस सेंटर के कर्मचारियों को उन्हीं आंसर की मदद से सारे छात्रों की OMR शीट पर सही आंसर को सर्कल कर देना था और इस तरह ये सारे छात्र पास हो जाते। लेकिन जब पूरे के पूरे सेंटर में सीसीटीवी लगे हों तो फिर इस सेंटर में मिलीभगत कर रहे कर्मचारी ये सब करते कैसे? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इसी सेंटर पर पहुंचे और उन्होंने अंदर जाकर देखा कि जिस कमरे में एग्जाम दिया गया वो तो सीसीटीवी की निगरानी में था, लेकिन जहां ये कॉपियां पैक होनी थी यानी जहां गड़बड़ी होनी थी वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। मान लीजिए गुजरात बोर्ड का एग्जाम यहाँ पे हो रहा है तो भी इसी तरह से क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं। यहाँ आप देखिए एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है सामने और एक कैमरा अगर मैं आपको दिखाऊं दूसरी तरफ वहाँ लगा हुआ है। अगर आप देखें तो वो दूसरी तरफ कैमरा यानी इन दोनों कैमरे से सब कवर हो जाता है। और होता क्या है जब एग्जाम हो रहा होता है उसके बाद खत्म होने के बाद सारे पूरी प्रक्रिया जो है इसी क्लासरूम में रिकॉर्ड होती है। पेपर इन्हीं कैमरे के सामने दिए जाते हैं, इन्हीं कैमरे के सामने लिए जाते हैं, इन्हीं कैमरे के सामने ऑब्जर्वर्स को गिनवा करके बकायदा सील पैक करके लॉक करके उसके बाद फिर क्लासरूम से बाहर निकला जाता है। लेकिन नीट का जो ये एग्जाम हुआ उसमें काफी सारे स्कोप्स थे एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करने के इस प्रक्रिया को। पेपर्स तो सारे कलेक्ट कर लिए गए स्टूडेंट्स के सामने। उसके बाद ये पेपर लेकर के जो यहाँ के सेंटर के इंचार्ज है उन्होंने ये छूट दे रखी है इन्विजिलेटर को कि वो सारे पेपर लेके बाहर जाएंगे। अच्छा, अब बाहर वो जब निकल जाते हैं इस कैमरे की रेंज से उसके बाद फिर वो किसी ऐसी जगह जा सकते हैं या लॉबीज में जहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है, इसके अलावा किसी और जगह, और वहाँ जा कर के वो बाकायदा चाहे वो कर सकते हैं उन आंसर शीट्स के साथ, उन OMR शीट्स के साथ। और शायद इसी वजह से वो और कॉन्फिडेंस था तुषार भट्ट को या फिर पुरुषोत्तम शर्मा को जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं कि वो बड़ी आसानी से इस पूरी प्रक्रिया को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन ये सब हो पाता उससे पहले ही गोधरा के जिला प्रशासन को यह सूचना मिल गई और उन्होंने इस सेंटर को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हीं की देखरेख में फिर यह एग्जाम हुआ। जिला प्रशासन की शिक्षा विभाग की टीम ने सारे बच्चों को एग्जाम देने दिया और फिर एग्जाम होने के बाद अपनी कार्रवाई शुरू की तो और भी चौंकाने वाले कई खुलासे हुए। क्या उन बच्चों को पता था कि ये कोई मॉनिटरिंग चल रही है? नहीं, उस टाइम बच्चों को मालूम नहीं था कि मॉनिटरिंग चल रही है। हमने बच्चों को भी डिस्टर्ब नहीं किया है और जो हमने किया है ये क्लासरूम के बाहर ही किया है सब कुछ। तो ये पैरेलली चल रहा था, मतलब एक तरफ एग्जाम चल रहा था, एक तरफ इनके साथ सारी आपकी ये तहकीकात चल रही थी। हाँ, मेरे साथ जो 2-3 लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे हमारी टीम में, वो बच्चों को जो एग्ज़ाम दे रहे थे और सब कुछ जो लोग एग्ज़ाम में वर्कआउट कर रहे थे उस पे वॉच रख रहे थे। और हमने उस जो पर्सन और उसका मोबाइल उसके साथ हमारी टीम ने भी उसको मालूम ही था कि वो चल रहा है अभी साथ में। और गाड़ी वगैरह की भी बाद में आप ही ने जांच की? हाँ, नहीं, गाड़ी ने तो सर जो भट्ट है उसने बताया था कि हम उस गाड़ी में वही मटेरियल है, उसने एडवांस दिया था, वो सब कुछ उसने बताया। बाद में गाड़ी की इंक्वायरी की गई थी। तो उसमें से क्या मिला था? गाड़ी में जो हमने FRI में बताया है वही इस तरफ उसने 7 लाख रुपया कैश मिली थी। उसने जो नाम दिया था उस व्यक्ति ने हमको एडवांस पे दे दिया है और वो सब आपने तुषार भट्ट जी ने बताया। जी, उसने बताया था उस टाइम। सो इनका प्लान एग्जैक्टली क्या था, मतलब वो उसने बताया था पूरा क्या? हाँ, वो उसने बताया। जो हमने चैट के बाद तो उसके की थी तो उसने बताया था कि हम वो बच्चे OMR ब्लैंक छोड़ देंगे, उसके बाद सही जो आंसर है वो टिक करवाने का था और करने वाले थे उस टाइम एग्ज़ाम के बाद वो, इसीलिए उसको सब कुछ उसका वही प्लान था। बट क्योंकि आपने ये पहले ही पकड़ लिया इसलिए फिर कुछ हो नहीं पाया। हाँ, एग्ज़ाम में तो कुछ माल प्रैक्टिस नहीं हुई है। इसके बिफोर हमने कलेक्टर साहब ने बताया था और हमारी टीम यहाँ वर्कआउट की थी, तो इसमें तो कुछ माल प्रैक्टिस नहीं हुई है अभी। अब जो कहानी पता चली है उसे हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि आखिर बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों की गोधरा के इस सेंटर में जाकर सेटिंग कैसे हो गई। असल में वडोदरा में परशुराम रॉय नाम का एक शख्स अपनी ओवरसीज कंसल्टेंसी सर्विस चलाता था। मेडिकल की परीक्षा पास करवाने के लिए बच्चे यही इकट्ठा करता था। इसने सेटिंग की गोधरा के जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा से। इसी स्कूल में 5 मई को नीट के एग्जाम का सेंटर था और विडंबना देखिए, NTA ने भी
इन्हीं प्रिंसिपल साहब को यहां डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ था। इसी स्कूल का एक टीचर था तुषार भट्ट, वो भी इसमें शामिल था। वो इस एग्जाम का डिप्टी कोऑर्डिनेटर था। पुलिस को उसी दिन तुषार भट्ट की कार से 7 लाख रुपए कैश मिले। जब पूरी जांच की तो परशुराम रॉय के ऑफिस से 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक मिले। यहां तक कि बच्चों के माता पिता ने परशुराम रॉय को ब्लैंक चेक भी साइन करके दिए थे कि बस बच्चा किसी भी तरह से डॉक्टर बन जाए, पैसा चाहे जितना मर्जी लगे। इस मामले के एक आरोपी तुषार भट्ट की यही वो गाड़ी है जिसमें से करीब 7 लाख रुपए का कैश मिलने के बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। तुषार भट्ट, आप अंदाज़ा लगाइए, इतना कॉन्फिडेंट था कि जो कैश ट्रांजैक्शन उसके साथ हुआ था एग्जामिनेशन के वाले दिन, वो 7 लाख रुपए उसने इसी गाड़ी में रखे हुए थे और ये गाड़ी एग्जामिनेशन सेंटर यानी जलाराम स्कूल के प्रीमाइसेस में ही पड़ी हुई थी। और जब पुलिस ने एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद पूरे मामले की जांच करना शुरू किया, तब तुषार भट्ट के पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर वो 7 लाख रुपए कैश उसकी गाड़ी में आए कैसे और उसका क्या उपयोग होने वाला था या किस पर्पस से उसे मिले थे। और उसके बाद जो पूरी जांच है उसमें जो तथ्य सामने निकल करके आए, तब पता चला कि ये पूरा मामला जो है ये एक बड़ा एग्जामिनेशन का स्कैम है जो कि तुषार भट्ट अपने और साथियों के साथ मिलकर के चला रहा था। पूरा सेटिंग का खेल चल रहा था। सोचिए कि अगर इस सेंटर का भांडा न फूटता तो क्या होता। सिस्टम में ऐसे छात्र डॉक्टर बनने के लिए आ जाते जो उसके काबिल ही नहीं होते। ये सब अब प्रूव भी हो चुका है। गोधरा के इस जलाराम स्कूल के सेंटर पर कुल 27 बच्चों ने 5 मई को परीक्षा दी थी। ये बच्चे कोई नकल नहीं कर पाए। डील के मुताबिक इनकी OMR शीट से भी सेंटर के कर्मचारी छेड़छाड़ नहीं कर पाए, क्योंकि उससे पहले ही गोधरा जिला प्रशासन की टीम ने सेंटर को अपने अंडर में ले लिया। अब जब 4 जून को इन 27 बच्चों का रिजल्ट आया तो इनमें से सिर्फ 3 बच्चे ही एग्जाम पास कर पाए, बाकी 24 बच्चे फेल हो गए। लेकिन अगर इनकी सेटिंग और डीलिंग चल जाती तो ये बच्चे न सिर्फ पास होते बल्कि अच्छे नंबर भी पाते, टॉप मेडिकल कॉलेजों में जाते और फिर डॉक्टर भी बन जाते। गोधरा में एग्जामिनेशन सेंटर सेट हुआ तो पटना में पूरा पेपर ही लीक करने के आरोप लग रहे हैं। ये वो जले हुए कागज हैं जिनको लेकर दावा है कि ये नीट का वो लीक्ड पेपर था जिसे छात्रों को सॉल्व करवाया गया। पटना में क्या हुआ ये भी आप जरा संक्षेप में समझ लीजिए। 5 मई को नीट का एग्जाम था। पटना में भी शास्त्री नगर इलाके में DAV स्कूल में नीट का सेंटर था। पुलिस ने एग्जाम के बाद इस सेंटर पर परीक्षा देने वाले आयुष नाम के एक छात्र को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसे परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र उपलब्ध हो गया था। पटना के एक किराए के घर में आयुष और उसके जैसे 20 से 25 और छात्रों को एग्जाम पेपर और आंसर उपलब्ध करवाए गए थे। एग्जाम से पहले वाली रात को इन तमाम छात्रों को ये आंसर रटवाए गए थे। अगले दिन नीट के एग्जाम में 100% वही सवाल आए थे जिन्हें उन्हें रटवाया गया। एक छात्र से 20-20 लाख रुपए लिए गए थे। पटना पुलिस ने अब तक इस केस में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 6 छात्र हैं, 4 सेटर्स हैं और 3 पेरेंट्स हैं। ये वो घर है, ये वो घर की छत है जहां पर पूरी प्लानिंग की गई, जहां जो परीक्षा के सेटर हैं उन्होंने इस घर को चुना। और ये ऐसा घर जो बिल्कुल अलग इलाके में है, जहां पहुंचना भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जो आसपास की सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, वो इतने घुमावदार हैं कि वहां पर पहुंचना सबों के लिए आसान भी नहीं है। और इसलिए शायद सेटरों ने इस घर को चुना। और ये वो घर है जो किराए पर लिया था सेटरों ने। नालंदा के रहने वाले एक संजीव मुखिया नाम के सेटर का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि उसने इसे किराए पर लिया था। मकान मालिक चूंकि यहाँ रहते नहीं हैं, कुछ और दूसरे किराएदार भी यहाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा जानकारी दे नहीं रहे हैं, लेकिन ये वो घर है। इंडिया टीवी पर आप उस घर की एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, जहां नीट के करीब 20 से 25 छात्र एक रात पहले, परीक्षा के एक रात पहले ठहरे थे। उनको प्रश्न पत्र दिया गया, आंसर दिया गया, रटवाया गया, परीक्षा हुई, सारे छात्र वहां पहुंचे और आयुष ने पुलिस को यह बयान दिया है कि हूबहू वही प्रश्न परीक्षा में पूछा गया। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि गड़बड़ी हुई है। लीक के आरोप हैं। जांच फिलहाल पुलिस ही कर रही है, लेकिन NTA पटना पुलिस का सहयोग नहीं कर रही। पटना पुलिस ने इन सेटर्स और छात्रों की निशानदेही पर इस घर पर रेड की थी, जहां से पुलिस को कुछ जले हुए कागज मिले थे। पुलिस को शक है कि यह कागज नीट का वही लीक्ड प्रश्न पत्र हो सकता है। इसके लिए पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने NTA से नीट का ओरिजिनल प्रश्न पत्र मांगा है, ताकि उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जा सके।
लेकिन एनटीए की तरफ से अभी तक उन्हें प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया। ऐसी ही खबरें जब पूरे देश में फैलती हैं, तो फिर नीट जैसे एग्जाम से भी छात्रों का भरोसा उठ जाता है। सरकार कितना भी कहे कि सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों रीनीट की मांग कर रहे हैं? सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि वो सिर्फ 1500 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए थे, सिर्फ उन्हीं का क्यों? उनका नहीं होना चाहिए। ग्रेस मार्क्स उन्होंने दिए ही क्यों थे, ये वो रीजन ने। और जो टाइम वेस्ट का वो रीजन दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि टाइम वेस्ट एक बच्चे का नहीं सभी का होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो रीनीट हो रहा है वो सारे बच्चों का, और रिजल्ट नहीं तो फिर से जारी हो। तकरीबन 23.5 लाख बच्चों ने दिया है, सबका होना चाहिए रीनीट। सर, सबका रीनीट होना चाहिए, क्योंकि सभी ने मेहनत की है, सबके माँ बाप उन्हें इतनी मुश्किल से पढ़ाकर अपना सपना पूरा कराना चाहते हैं। आप लोगों को लगता है, वाकई में लगता है गड़बड़ी हुई है? जी सर, जो ग्रेस मार्क्स जो मिल रहे हैं उस तरीके से बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है।